नमस्ते बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं निबंध का अगला टॉपिक, जिसका नाम है निबंध के प्रकार। तो निबंध के कितने प्रकार होते हैं, निबंध मतलब क्या होता है, निबंध के आवश्यक मुद्दे, आवश्यक पॉइंट्स जो होते हैं वो हमने इसके पहले वीडियो में डिस्कस किया है। तो अब हमें देखना है कि निबंध के प्रकार कितने होते हैं। निबंध के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं: वर्णनात्मक निबंध, साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावनात्मक निबंध, ललित निबंध या उसी को हम कहते हैं आत्मकथन पर निबंध। वर्णनात्मक निबंध उस निबंध को कहते हैं जिसमें किसी घटना, वस्तु अथवा स्थान का वर्णन होता है। जैसे अगर तुम्हें किसी चीज़ का, किसी वस्तु का या किसी जगह का वर्णन करने के लिए कहा जाए तो वो होता है वर्णनात्मक निबंध। किसी घटना का, जैसे अगर तुम्हारी कक्षा में, तुम्हारे स्कूल में अगर 15 अगस्त मनाया गया है तो वो घटना हो गई। किस तरह से तुमने वो घटना को किस तरह से तुमने सेलिब्रेट किया, किस तरह से मनाया, प्रमुख अतिथि कौन था, बच्चों ने क्या किया, हाँ, उसके बाद किसने उसमें भाषण दिया। तो ये सारी जो घटना है वहाँ विस्तार से आएगी, इसीलिए वो होता है वर्णनात्मक निबंध, क्योंकि हमें उसमें वर्णन करना होता है उस घटना का। वस्तु का, एक आधी वस्तु है, जैसे कंप्यूटर है, हाँ, संगणक के लिए, संगणक भी एक वस्तु है, उसका जो वर्णन है, कैसे काम करता है, कैसे बनावट होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या डिवाइस होते हैं, हाँ, सो ये हो गई, ये भी वर्णनात्मक निबंध में ही आ जाएगा। उसके बाद स्थान का वर्णन, कहीं तुम घूमने गए हो, है ना, किसी हिल स्टेशन पे गए हो, कहीं छुट्टियां बिताने गए हो, सो ये उसमें आ जाता है स्थान के वर्णन में। स्थान का वर्णन ये हमेशा तुम्हारे जो किताबें हैं, किताबों में समाविष्ट किया जाता है। जैसे एक आधा हिल स्टेशन है, उसकी जानकारी दी जाती है, तो वो वर्णनात्मक निबंध का ही एक प्रकार होता है। वर्णन के लिए भाषा सरल और प्रभावित होनी चाहिए। अब जो भाषा होती है हमेशा निबंध की, वो सरल ही लिखने चाहिए। बहुत बड़े बड़े उसमें वाक्य हमें नहीं लिखने चाहिए। छोटे छोटे वाक्य लिखिए, स्पष्ट वाक्य लिखिए, जो अर्थ आपको बताना है वो स्पष्ट तरह से उसे प्रकट करना चाहिए। और लेखन शैली आकर्षक, निबंध पढ़कर उस वस्तु, घटना या स्थान का पूरा चित्र आँखों के सामने आ जाना चाहिए। यानी जब भी आप लिखते हो तो ऐसा लिखने की कोशिश करो कि मानो जो पढ़ने वाला है उसकी आँखों के सामने पूरा चित्र चित्रित हो रहा है। किसी त्यौहार, जैसे होली है, होली को हम कैसे कैसे होली मनाते हैं, इतने अच्छे शब्दों का चयन करो कि पढ़ने वालों के सामने बिल्कुल होली का जो चित्र है, होली का जो सेलिब्रेशन है वो आँखों के सामने ही प्रकट हो जाए। दीपावली का, संक्रांति, क्रिसमस, ये जो त्यौहार है इसका हमें वर्णन करना होता है, तो इतना अच्छे शब्दों में वर्णन करना चाहिए कि आँखों के सामने वो चीज़ प्रकट होनी चाहिए। किसी त्यौहार, मेला है, अगर कोई मेला है, जैसे होता है ना अलग अलग, जैसे गणेशोत्सव का मेला होता है, कभी कभी पोला जो होता है हमारा, वो पोले का भी, जो बैलों का त्यौहार होता है, जिस दिन हम बैलों की पूजा करते हैं, हम मतलब जो किसान होते हैं उस दिन उनसे काम नहीं करवाते हैं, उस दिन उनकी पूजा करवाते हैं और उस दिन उन्हें अच्छा अच्छा खाने को देते हैं। फिर कुछ कुछ जगह जो होता है वहाँ मेला भरता है। यात्रा, कोई बड़ी सी यात्रा है, जैसे जैसे जगन्नाथपुरी है, ऐसे बहुत बड़े बड़े जो मेले होते हैं उसको यात्रा कहते हैं। दृश्य है, किसी दृश्य, एक आधा निसर्ग का दृश्य है, हाँ, उसका भी वर्णन किया जा सकता है। स्थान या घटना, लाल किला है, जैसे अगर लाल किले का वर्णन करना है, ताजमहल है, ताजमहल का वर्णन करना है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ऐतिहासिक जो बिल्डिंग्स होती हैं उनका भी एक अपना महत्व होता है। जैसे एक आधा शिवाजी महाराज का किला है, तो वो किले पे किस तरह बनावट हुई, शत्रु किस तरह आक्रमण करते थे, फिर जो वहाँ के राजा थे वो उनसे कैसे सुरक्षित रहते थे। सो ये जो किले का वर्णन होता है ये भी इसी में आता है। कोई खेल है, वो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं उस खेल में, उसके बाद खिलाड़ियों की संख्या जो है वो उसमें लिखनी होती है। उसका जो ग्राउंड होता है, जो मैदान होता है वो किस प्रकार का होता है, उसके रूल्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से खेला जाता है, फाउल कब होता है, ये सारी चीज़ें खेल के वर्णन में आती हैं। आदि विषय वर्णनात्मक में आते हैं।
नेक्स्ट है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध मतलब क्या? इन विषयों में विचारों की प्रधानता होती है। आप उस चीज़ को लेकर आपके विचार क्या है खुली तरह से आपको प्रकट करने होते हैं। तो इसमें आप पॉजिटिव भी लिख सकते हो, है ना। सकारात्मकता, हर चीज़ की कभी कभी दो साइड्स होती है, एक अच्छी साइड होती है, एक बुरी साइड होती है। सो आप इसमें आपके विचारों से दोनों भी साइड्स जो है वो समाविष्ट कर सकते हो कि मेरे हिसाब से ये चीज़ें अच्छी है, हाँ ये चीज़ें गलत है। विचार या चिंतन की प्रधानता होने के कारण इन्हें विचारात्मक निबंध कहा जाता है। विचार, आपके विचार क्या है, आप चिंतन कैसा करते हो, चिंतन माने उस पर सोचते कैसा हो। इन विषयों पर लिखने के लिए गहन अभ्यास की आवश्यकता होती है। अब गहन अभ्यास कब होता है? गहन अभ्यास का मतलब क्या है? एक तो तुमने उस चीज़ के बारे में सुना होना चाहिए, या फिर तुमने नहीं सुना है, सुना हुआ भी चलता है, या फिर कहीं तुमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई। तो इसीलिए अगर तुम्हें बहुत अच्छा निबंध लिखना आना चाहिए तो पढ़ना बहुत आवश्यक है। किताबें हैं अलग अलग, लाइब्रेरी में किताबें होती है, न्यूज़पेपर में रोज़ आर्टिकल्स आते हैं। सो इस तरह की चीज़ें अगर तुम कंटिन्यू पढ़ते रहोगे, जिस तरह हमारे पेट को खाने की आवश्यकता होती है उसी तरह हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को पढ़ने की आवश्यकता होती है। जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा दिमाग जो है उसको फीडिंग होता रहेगा, तो वो भी क्या करेगा, वो अलग अलग चीज़ें सीखता रहेगा। सो इसीलिए निबंध उसी का सबसे अच्छा हो सकता है जो हमेशा रीडिंग करता है, जो आस पड़ोस की जानकारी है वो हमेशा पढ़ता रहता है, जो न्यूज़पेपर पढ़ता है, जो मैगज़ीन्स पढ़ता है। अच्छी चीज़ें हमेशा पढ़नी चाहिए, उसी से जो है आपकी जो भाषा है वो भाषा और ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, और ज़्यादा भी निखर कर आती है, और ज़्यादा तुम्हें उस भाषा का अच्छे से नॉलेज भी होता है, ज्ञान भी होता है, जानकारी प्राप्त होती है। और ऐसी चीज़ों में जहाँ निबंध वगैरह लिखने की बात आती है, फिर ऐसे जगह तुम उसे प्रेजेंट कर सकते हो। इन विषयों पर लिखने के लिए गहन अभ्यास की आवश्यकता होती है, जैसे विधवा विवाह। अब विधवा विवाह, अब तुमने कहीं तो पढ़ा होना चाहिए कि विधवा विवाह एक्चुअल में होता क्या था, किन किन लोगों ने इसे रोकने की कोशिश की है, कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इस पर कायदे बनाए हैं, जिसने अब ये विधवा विवाह के ऑब्वियस है ये सालों से चला आ रहा था कि विधवा को जो पहले जो था सती प्रथा, सती प्रथा के लिए भी सालों से समाज में चली आ रही थी, तो लोग उसको अपोज नहीं करते थे। लेकिन अगर अचानक से हमें समाज का कोई नियम बदलना होता है तो उस समय लोगों का कितना विरोध हमें सहना पड़ता है। तो वो चीज़ें भी इसमें आनी चाहिए कि जब समाज क्रांति होती है तो समाज क्रांति करते समय कुछ समाज कंटक लोग होते हैं जिन्हें ये क्रांति पसंद नहीं आती। वो उस समय तुम्हारे ये चीज़ों को रोकने के लिए तुम्हें किस किस तरह से विरोध करना, ये भी हमें विधवा विवाह है, सती प्रथा बंदी है, ये चीज़ों में हमें इंक्लूड करना होता है। और ये चीज़ें हमें कब आती है? जब हम इस पे बहुत ज़्यादा पढ़ चुके होते हैं। इसीलिए हमेशा पढ़ना ज़रूरी है। दहेज प्रथा सामाजिक कलंक, जो सदियों से चला आ रहा है और आज भी चल रहा है ना। छुपा के लोग दहेज दे भी रहे हैं और दहेज ले भी रहे हैं। एक्चुअल में इस पे कायदे भी बने हैं, गवर्नमेंट ने इस पे आईपीसी के सेक्शंस है, सीआरपीसी के सेक्शंस है, इसमें कायदे भी बनाए हैं। लेकिन फिर भी छुपा के लड़की वाले चुपचाप देते हैं और लड़के वाले चुपचाप मांगते हैं। सो इसीलिए आज भी 90% ये चल रहा है। तो इसके बारे में भी तुम्हें पढ़ना, या फिर तुमने कहीं तो ये घटना का हो सकता है, तुमने कहीं घटना का अनुभव भी किया हो, तो वो भी तुम लिख सकते हो कि ऐसे ऐसा इंसिडेंट हुआ था। वो चीज़ें भी तुम निबंध में ऐड कर सकते हो। उसके बाद तीसरा है भावात्मक निबंध। इसे भावनात्मक भी कह सकते हो। भावनात्मक यानी डायरेक्टली हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। भावात्मक विषयों का संबंध व्यक्ति की भावनाओं से होता है, इसलिए इसे भावना प्रधान भी कहते हैं। ये जो आहे है गलत हो गया, इसीलिए इसे भावना प्रधान भी कहा जाता है। जैसे अब वसंत ऋतु जब आता है, वसंत ऋतु को राजा कहते हैं। किस चीज़ का? तो ऋतुओं का राजा वसंत ऋतु। इस समय पृथ्वी इतनी सुंदर होती है कि हमारा मन मानो खुशी से झूम उठता है। केवल हमारा ही मन झूम नहीं उठता, तो जितने भी पौधे हैं, पशु है, इनका भी मन बहुत खुश हो जाता है। तो इसीलिए फिर ये हमारी भी भावनाओं से जुड़ा है, इसके लिए हम इसे वसंत ऋतु
जो है वो भावनात्मक निबंध या भावात्मक निबंध में आता है। उसके बाद बारिश का पहला दिन। बारिश का पहला दिन जो है वो गर्मी से राहत दिलाता है। और अगर झमाझम बहुत ज़्यादा गर्मी है, लोग परेशान हो चुके हैं गर्मी से, और अचानक से पहले दिन झमाझम बारिश हो जाती है और पूरी जो धरती है, वो जो गर्माहट है, जो पृथ्वी की मिट्टी की जो गर्मी है, वो पूरी तरह से ठंडी हो जाती है। जहाँ गरम गरम लू वाली हवाएं चल रही थी, अब वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। आपको तो प्रसन्नता होती ही है, साथ साथ में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पशु पक्षी है या पेड़ पौधे हैं, वो भी राहत की सांस लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं खुश हो जाती हैं। सो ये भी भावनात्मक निबंध में आता है। मेरे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? हमारा दिल से जुड़ा हुआ नाता है हमारे देश से। तो मेरे सपनों का, हाँ, कुछ चीज़ें गलत हो रही है देश में, ये देश में कुछ गलत लोग हैं जिनकी वजह से देश में गलत चीज़ें हो रही है, लेकिन मेरे सपनों का भारत कैसा है? वहाँ इतना सा भी दुख ना हो, कोई भी गरीबी ना हो, हर इंसान ईमानदार हो, हर इंसान कर्तव्य प्रिय हो, अपना कर्म करता हो, कर्मनिष्ठ हो। सो ये सारी चीज़ें तुम इसमें लिख सकते हो कि जो भी आज गलत चीज़ें तुम्हें देखने को मिल रही हैं, मेरे सपनों के भारत में ये कोई भी गलत चीज़ ना हो, फिर से राम राज्य वाला जो भारत था वो भारत आ जाए। इसमें कल्पनात्मक निबंध भी आते हैं। कल्पना ही होती है मेरे सपनों का भारत, है ना, कि कल्पना करते हैं हम कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा। कल्पनात्मक निबंध के उदाहरण हैं, यदि मैं पंछी होता। अगर तुम पंछी होते तो तुम किस तरह से जीते, तुम्हारे क्या सपने होते, तुम किस तरह से आसमान में उड़ान भरते, और एक पंछी के जीवन में जब तुम पंछी होते तो तुम क्या क्या करते थे। मेरे जीवन का ध्येय कल्पना है कि मुझे क्या क्या करना है अपनी लाइफ में, क्या बनना है। ध्येय माने एम। मेरा एम क्या है लाइफ में, मेरा ध्येय क्या है, मुझे कौन कौन सी चीज़ें मिलानी है, मुझे देश के लिए क्या करना है, मुझे अपने माता पिता के लिए क्या करना है, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए क्या करना है, ये आ जाता है मेरे ध्येय में। आदि विषय इसमें आ सकते हैं। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो ये भी विषय इसी में आएगा। उसके बाद आता है साहित्यिक आलोचनात्मक निबंध। किसी साहित्यकार, साहित्यिक विधा, साहित्यिक प्रवृत्ति पर लिखा गया निबंध साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध कहलाता है। अब ये जो निबंध होता है साहित्यिक आलोचना, यानी जो लिटरेचर से संबंधित होता है, हाँ, जैसे नॉवेल्स होती है, उसके बाद में ये जो चीज़ें लिखी जाती है उसमें साहित्य की भाषा आती है। ये जनरली विद्यार्थियों को नहीं आता है। ये कब होता है? जैसे मुंशी प्रेमचंद, तुलसीदास, आधुनिक हिंदी कविता, छायावाद, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आदि। इसमें ललित निबंध भी आते हैं। इनकी भाषा काव्यात्मक और रसात्मक होती है। ऐसे निबंध शोध पत्र के रूप में अधिक लिखे जाते हैं। जनरली जो लेखक वगैरह होते हैं, लेखक, लेखिका, कवि, उन लोगों का जो साहित्य प्रकार होता है वो यही होता है। ये विद्यार्थियों को थोड़ा लिखने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हाँ, ये जितने भी लेखक लेखिका है, जैसे निबंध लिखते हैं, उसके बाद नॉवेल्स लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, कविता, महाभारत लिखी गई है, रामायण लिखी गई है, तो ये जो लिखान है ये साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध का ही एक प्रकार होता है। अब होता है आत्मकथन पर निबंध। अब आत्मकथन पर या इसे ललित निबंध भी कहा जाता है। यह वे निबंध होते हैं जिनमें लेखक अपने जीवन की किसी घटना का लेखन करता है। हाँ, लेखक है, जब वो लेखक अपने जीवन में बीती हुई कोई घटना हमें बताता है, जो घटना है वो समाज के सामने रखता है या विद्यार्थियों को बताता है, तो वो घटना को कहते हैं आत्मकथन पर, यानी उनके साथ जो हुआ। इंग्लिश में से ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जैसे हमने कई सारी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, जैसे जवाहरलाल नेहरू की हमारी किताबों में हमें पढ़ाई जाती है, महात्मा गांधी की जो है। ऐसे निबंध प्रायः विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में समाविष्ट किए जाते हैं, ताकि तुम्हें भी इससे सीख मिले कि जो महान लोग हैं उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी चीज़ों का सामना किया। जैसे मेरे सत्य के प्रयोग, ये गांधी जी की जो है ये ऑटोबायोग्राफी है, उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ। तो ये गांधी जी ने इसमें सब कुछ लिखा है, महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद अग्निपंख है, डॉक्टर कलाम की है, फेमस किताब है, बहुत अच्छी, स्पेशली विद्यार्थियों के लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। कि कभी कभी होता है ऐसा कि हमारा कोई काम सफल नहीं होता है, हाँ, तो फिर सफल नहीं होता है तो विद्यार्थी सोचता है कि गिव अप कर दे, लेकिन नहीं,
कोशिश करते 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 एक सिंपल सा इंसान कैसे देश का मिसाइल मैन बन जाता है। ये कहानी बहुत अच्छी है, अगर समय मिलता है तो ज़रूर पढ़िए, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल ये किताब है अग्निपंख। उसके बाद है इसमें वे विषय भी समाविष्ट होते हैं जिसमें हमें अपने आप को किसी अन्य व्यक्ति की जगह रहकर उसकी तरह विचार करना होता है और उसके अनुभव को अपनी आप बीती की तरह लिखना होता है। हाँ, अब इसमें कैसा है, जैसे कोई चीज़ दी हुई है या कोई दूसरी चीज़ है जिसमें अब इसमें विषय दिया है सूखे पेड़ की आत्मकथा। अब एक सूखा पेड़ है, उसकी जगह हमें अपने आप को रखना होता है और वो सूखा पेड़ की फीलिंग्स क्या हो सकती है, सो वो हमें उसके शब्दों में लिखना होता है। जैसे मैं एक सूखा पेड़ हूँ, एक ज़माना था जब मैं बहुत हरा भरा हुआ करता था, मेरे पेड़ पौधे जो शाखाएं है बहुत लंबी, मैं बहुत ऊंचा पूरा था। हाँ, लंबी लंबी शाखाएं थी, हरे हरे पत्ते थे, फूल थे, फल लगे हुए होते थे। उस समय काफ़ी पंछी है, उसके बाद जैसे पशु है वो भी मेरे छाया में सोते थे। जैसे बंदर है, बंदर उसकी टहनियों पर इधर से उधर उछल कूद करते थे। तो यानी वो समय कैसा था, उसका बहुत अच्छा समय था, उसके जो गोल्डन डेज थे वो एक था। लेकिन आज क्या हो चुका है, आज वो जो पेड़ है वो पूरी तरह से सूख गया है। अब सूखने के बाद उस पर कोई भी नहीं है, ना ही कोई चिड़िया ने घोंसला बनाया, अब ना ही कोई मंकी आता है, हाँ, कोई बंदर भी नहीं आता, और ना ही कोई पशु पक्षी है उसकी छाँव में बैठता है। क्योंकि उस पूरी तरह से सूख गया है। यानी अब वो क्या कर रहा है, अब वो थोड़ा नाराज़ सा है कि जब मेरे पास सब कुछ था तो सब मेरे पास आते थे। हाँ, अब फिर क्या है, सो ये तुम्हें लिखना होता है कि वो अब क्या सोचता है, वो पहले क्या सोचता था। पहले बहुत खुश था, अब थोड़ा निराश है। उसके बाद मैं नदी हूँ, ये तो तुमने पाठ भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि एक नदी की आत्मकथा की जब उसका उगम होता है हिमालय से, तो वह कैसी चंचल सी छोटे नन्हे बच्चे के जैसी वहाँ से खड़खड़ करती हुई बहती है। उसका जो पानी है छल छल करता हुआ पूरे मैदानों में आता है। वहाँ से जहाँ उसका उगम होता है वहाँ एक छोटी सी धारा में निकलती है, लेकिन जब वो मैदानों में आती है तो कितनी विशाल नदियों की तरह, समंदर की तरह अफाट दिखाई देती है, हाँ, जिसका कोई छोर ही नहीं दिखाई देता। सो ये सारी चीज़ें हमें लिखनी होती है। उसके बाद फिर उसमें क्या क्या होता है, लोग उसमें बोटिंग करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खेलते हैं नदियों में, नो, किनारे पे खेलते हैं, नदियों में नहीं खेलते। सो फिर क्या होता है कि उसमें बोटिंग करते हैं, नहाते हैं। हाँ, उसके बाद कोई कहीं कहीं वो बहुत ज़्यादा क्लीन होती है, लोग उस पर ध्यान भी रखते हैं, उसकी क्लीनलीनेस की तरफ, उसकी सफाई की तरफ। लेकिन कहीं कहीं के जो लोग होते हैं वहाँ वो उसके पानी को प्रदूषित कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। जब उसके पानी को प्रदूषित किया जाता है तो नदी बहुत गुस्सा हो जाती है ना, नाराज़ भी हो जाती है कि मैं लोगों की प्यास बुझाती हूँ और कुछ लोग जो है वो मुझे गंदा कर देते हैं। फिर जो जानवर है, जो लोग पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, वो बेचारे बीमार हो जाते हैं। तो एक नदी माने हमारी माँ की तरह ही है ना। काका कालेलकर ने नदी को लोक माता कहा है ना। लोक माता का मतलब होता है कि लोगों की माँ, है ना। एक माँ को कैसे अच्छा लगेगा अगर उसके किनारे पर बहुत सारे लोग उसका पानी गंदा कर रहे हैं और उसके दूसरे बच्चे वो पानी पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो फिर इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हम एक क्या जवाबदार इंसान की तरह हमें क्या करना है, तो नदियों को भी क्लीन रखना है। उसके बाद है फटी किताब की आत्मकथा। हाँ, ये तो विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, कि जब किताब नई होती है तो हम उसे कितने अच्छे से कैरी करते हैं ना, और जब वो आखिरी में क्या करते हैं, हम उस पर का कवर फाड़ देते हैं, कुछ भी लिखते हैं किताबों में, कहीं भी पेन से कुछ लिख दिया। फिर जब बैग में रखते हैं तो हमें पता नहीं कौन सी कहाँ जाने की इतनी जल्दी होती है कि कैसे भी बैग में हम उसको भर देते हैं। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें अच्छे से रखना है हमारी किताबें। जिस तरह हम हमारे अपने आप को सजाते हैं, जिस तरह हम अपने कपड़ों को अच्छे से रखते हैं, उस तरह हमारा काम है। हमें सबसे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ किताबों से मिलती है, ज्ञान, है ना। और उस ज्ञान को हमें से रद्दी के जैसे
ट्रीट करेंगे, कभी भी नहीं। तो जब किताब नई नई होती है वो इतनी खुश होती है, और जब पूरी फट जाती है तो वो कितनी दुखी होती है कि जो उसका मालिक है, उसका मालिक यानी एक विद्यार्थी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कि उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, उसे अच्छे से हैंडल नहीं करता है। सो वो उसको पूरा फाड़ फूड़ के रख देता है, तो किताब को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। सो जब वो नई थी तो उसकी क्या फीलिंग्स थी, अब वो इतनी पुरानी हो गई है, इतनी फट चुकी है, तो अब उसकी क्या फीलिंग्स है, ये हमें उसकी आत्मकथा में लिखना होता है।